मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद बलवान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल को। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे एग्जामिनर अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों, आपको आदि ऐतिहासिक काल को समझने से पहले प्रागैतिहासिक काल को समझना महत्वपूर्ण या अनिवार्य है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तो जिन साथियों ने प्रागैतिहासिक काल के वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके प्रागैतिहासिक काल के वीडियो को देखें, उसके पश्चात ही आपको आदि ऐतिहासिक काल समझ में आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। आदि ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल रहा है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं। तो जिस काल के लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाएगा। तो क्या लिखित साक्ष्य मिले हैं तो क्या उन साक्ष्यों को पढ़ा गया है? नहीं दोस्तों, उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। तो फिर आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? हमें जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से। लेकिन उस समय की जो लिपि हुआ करती थी वो लिपि हुआ करती थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि को हम वर्तमान में नहीं समझ सकते। तो देखिएगा दोस्तों, बात की जाए कि आदि ऐतिहासिक काल जो है, इस काल को किस रूप में देखा जाता है या उस समय भारत में कौन सा काल या कौन सी सभ्यता चलती थी। तो सभी जो सभ्यता चलती थी उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है दोस्तों जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था उस समय पूरे विश्व में सभ्यताएं निर्मित हो रही थी या सभ्यताओं का उदय हो रहा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय विश्व की 4 ऐसी सभ्यता है जो रही हैं या इसके साथ में ही विकसित हुई है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि विश्व की 4 वो कौन कौन सी सभ्यता हैं जिनका उदय सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुआ, तो वो 4 सभ्यता में से पहली सभ्यता दोस्तों आती है जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। पहली जो सभ्यता थी उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो फारत नदी के तट पर विकसित हुई थी। और भारत नदी के तट पर ही विकसित क्यों हुई? तो देखिएगा दोस्तों, जल की आवश्यकता उस समय के लोगों को बहुत अधिक थी और जल के किनारे रहना उन लोगों को अच्छा लगता था। इसलिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो फारत नदी के तट पर प्रारंभ हुई। और अगर कहा जाए कि सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है तो ये सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता में अगर किसी का नाम आता है तो वो सभ्यता है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर बात की जाए कि इसके बाद में कौन सी सभ्यता विकसित हुई तो उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में ये बताया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी, सबसे अधिक या सबसे बड़ी विकसित सभ्यता। तो प्राचीन सभ्यता में नाम आता है मेसोपोटामिया का, विकसित सभ्यता में नाम आता है सिंधु सभ्यता का, जो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो देखिएगा दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी सभ्यता। अगर तीसरी सभ्यता की बात की जाए तो तीसरी सभ्यता शुरू हुई थी जिसे कहा जाता है मिस्र की सभ्यता।
मिस्र की जो सभ्यता रही है ये नील नदी के तट पर, नील नदी के तट पर। और सबसे ज्यादा इस सभ्यता की महत्वपूर्ण जो विशेषता रही है, ये सबसे अच्छी विशेषता रही है कि ये लंबे समय तक विकसित रहने वाली। कहने का मतलब सबसे ज्यादा कार्यकाल अगर किसी सभ्यता का रहा था तो वो थी मिस्र की सभ्यता। अगर इसके बाद में कोई सभ्यता शुरू हुई थी तो उस सभ्यता का जो नाम था वो था चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो देखिएगा दोस्तों, चीन की सभ्यता जो है ये सांगपो डीसी एक नदी होती है, सांगपो डीसी नदी जो है उसी पर एक सभ्यता का उदय हुआ जिसका नाम है चीन की सभ्यता। तो चीन की जो सभ्यता है दोस्तों, ये सबसे बाद में उदय होने वाली, सबसे बाद में उदय होने वाली एक सभ्यता होती है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं आती हैं। तो पहली जो सभ्यता थी दोस्तों उसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाती है। दूसरी जो सभ्यता होती है वो होती है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सबसे बड़ी विकसित सभ्यता होती है। और सबसे लंबे समय तक जो चलने वाली जो सभ्यता होती है उसका नाम है मिस्र की सभ्यता। और सबसे बाद की जो सभ्यता होगी दोस्तों, उस सभ्यता का नाम है चीन की सभ्यता, जो सबसे बाद में उदय हुई। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए तो सबसे बाद में उदय वाली चीन की सभ्यता होती है। अब देखिएगा दोस्तों, हम किस सभ्यता को कवर करेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति ने अवलोकन किया, सर्वप्रथम किसी व्यक्ति ने अवलोकन किया तो वो करने वाले व्यक्ति हैं चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश व्यक्ति रहे। इन्होंने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी के हड़प्पा नामक स्थान पर एक दौरा किया। और किसने किया? चार्ल्स मेसन ने। कब किया? 1826 ईस्वी में। और सर्वप्रथम इन्होंने अवलोकन दिया हड़प्पा नामक स्थान के बारे में एक दौरा कर। तो देखिएगा दोस्तों, जब इन्होंने वहां पर एक दौरा किया तो इन्होंने पाया कि यहां पर रेत के टीले, बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं। जो किसने कहा दोस्तों? चार्ल्स मेसन ने। इनके पश्चात जब इन्होंने ये अवलोकन किया तो सिंधु घाटी सभ्यता रही है उसके ऊपर 1853 से लेकर 1863 ईस्वी तक, 1853 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे व्यक्ति रहे थे जिन्होंने 1853 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य किया। क्या कार्य किया दोस्तों? उत्खनन का। तो देखिएगा, जो उत्खनन करने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने यहां पर उत्खनन किया, लेकिन दोस्तों ये उत्खनन कार्य संसाधनों की कमी के कारण पूर्ण नहीं हो पाया। जब पूर्ण नहीं हो पाया तो देखिएगा दोस्तों, इसको पूर्ण कौन करता है या इस कार्य के बारे में क्या कहा? जब इन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था तो इन्होंने यहां के बारे में ये बताया कि इस स्थान पर कुछ ना कुछ जरूर है, या मोटी मोटी ईंटों के बने हुए स्थान या
रेतों से ढके हुए टीले यहां पर हैं। तो देखिएगा दोस्तों, 1856 ईस्वी की बात है। 1856 ईस्वी में एक स्थान है जिसका नाम है लाहौर, और लाहौर से लेकर कराची, लाहौर से लेकर कराची तक लॉर्ड डलहौजी एक व्यक्ति था। उसके शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन बिछने लगी थी या ट्रेन आ चुकी थी। तो 1856 ईस्वी में लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे लाइन बनाने का कार्य एक इंजीनियर, ये सॉरी दो इंजीनियर थे जिसे बर्टन बंधु कहा जाता है। बर्टन बंधु जो हैं, इन बर्टन बंधु ने कार्य प्रारंभ किया भारत में, जिसको हम कहते हैं रेलवे लाइन, जो कहां से कहां तक, लाहौर से लेकर कराची तक। जो क्या रहे थे, इंजीनियर। दो भाई थे, पहले का जो नाम था उसका नाम था विलियम बर्टन, और दूसरे का जो नाम था वो था जॉन बर्टन। इन दोनों ही व्यक्तियों ने यहां पर रेलवे लाइन को खोदने का और बनाने का प्रयास किया। जब इन्होंने रेलवे लाइन बनाने का प्रयास किया तो यहां पर खुदाई के समय इनको मिला कि यहां पर बड़ी बड़ी ईंटें, और बड़ी बड़ी ईंटों से इन्होंने अनुमान लगाया कि ये ईंटें 1000 वर्ष पहले की हैं। किसने प्रयास किया या किसने खोजा, जिनका नाम था बर्टन बंधु। बर्टन बंधु ने यहाँ पर जो मिली ईंटें थी उनको कितना पुराना बताया, 1000 वर्ष पुराना बताया। इन सारे उत्खनन से ये पता लगता है कि इस स्थान पर प्राचीन काल में कोई ना कोई सभ्यता या कोई ना कोई मानव अवश्य रूप से रहते थे। इसलिए भारत के एक लॉर्ड हुए जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हैं, इन्होंने 1861 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण कार्य किया जिसका नाम है भारत का पुरातात्विक विभाग। भारत का जो पुरातात्विक विभाग है उसको भारतीय पुरातात्विक विभाग के नाम से जानते हैं। इसकी क्या की स्थापना, तो देखिएगा दोस्तों, 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना होती है और किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कैनिंग। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उनके अध्यक्ष में सर्वप्रथम नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। जब अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष चुने जाते हैं, उस समय इन्होंने पुनः क्या कार्य किया था, पुरातात्विक साक्ष्यों को खोजने का प्रयास किया। इसलिए इनको पुरातात्विक का जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्यों को सही मायने पर खोजने का प्रयास अगर कोई व्यक्ति कर रहे थे तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कईयों वर्षों तक खोज के क्षेत्र में कार्य किया, भारत में पुरातात्विक चीजों को खोजने का प्रयास किया, किंतु इस विभाग का फिर से पुनर्गठन होता है। तो देखिएगा दोस्तों, बात है 1902 की। 1902 में भारत के अंतर्गत इस भारतीय पुरातात्विक विभाग का पुनर्गठन होता है। क्या होता है दोस्तों, पुनर्गठन होता है, और ये विभाग बनता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग बनेगा, वो विभाग बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातात्विक विभाग का पुनर्गठन किया। कब किया? 1902 ईस्वी में, और नाम दिया उसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का एक अध्यक्ष बनाया, जिनका नाम रखा सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल जो हैं, इन्होंने अपने अंडर में एक विभाग को लिया, जिस विभाग को कहेंगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है, इस विभाग की बात अगर की जाए तो ये किसके हवाले था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो रहे थे, इन्होंने 1920 और 21 में एक व्यक्ति जिनका नाम था राय बहादुर साहनी जो रहे थे, उनको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत सर्वेक्षण करने के लिए या उत्खनन करने के लिए रखा। और किस व्यक्ति ने रखा? सर जॉन मार्शल ने। कब रखा? तो वो सन था 1920 और 1921। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इनके अंडर में 1921 में वर्तमान के पाकिस्तान का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत में एक स्थान है जिसका नाम है हड़प्पा नामक स्थान पर इन्होंने उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। या 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य तो किया ही किया, लेकिन 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। तो हड़प्पा की खोज जो हुई थी, वो कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1921 ईस्वी में। करने वाले व्यक्ति कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। और अगर बात की जाए कि हड़प्पा जो है, इसकी जो खोज हो रही है वो किसके अंडर में हो रही है? तो वो हो रही है सर जॉन मार्शल। लेकिन ये राय बहादुर साहनी जो है, इनका नाम एक और है, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो देखिएगा दोस्तों, इनको दो नामों से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक इसके एक साल बाद 1922 ईस्वी में एक और स्थान जिसका नाम है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मोहन जोदड़ो। देखिएगा दोस्तों, 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहन जोदड़ो की जो खोज है, वो एक व्यक्ति करते हैं जिनका नाम है रखाल दास बनर्जी। तो दो व्यक्ति, पहले का नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने खोज की थी हड़प्पा की, जो भारत का सबसे प्राचीन खोजा हुआ स्थान भी होता है, और रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की थी। जब ये स्थान भारतीय सर्वेक्षणकर्ताओं को या उत्खननकर्ताओं को मिलने लगे, तो बात आती है दोस्तों कि सिंधु घाटी जो सभ्यता होती है, सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता के अंतर्गत हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस किस प्रकार से होता है, या इसका नामकरण क्या क्या रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके नामकरण में सबसे पहले देखा जाता है कि अगर सिंधु घाटी किसी व्यक्ति ने नाम दिया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों सर
जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल एक ऐसे व्यक्ति रहे थे जिन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को कहा था, जिस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से बोला था। इसी सभ्यता का अगर दूसरा कोई नाम मिलता है तो वो होता है हड़प्पा सभ्यता। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा नामक नगर, हड़प्पा नामक स्थान, हड़प्पा नामक नगर या हड़प्पा नामक स्थान को सबसे पहले खोजा गया। जब सबसे पहले इसको खोजा गया तो ये तय हुआ कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी कहा जाएगा। तो दोस्तों, हड़प्पा नामक स्थान किसने खोजा था? तो वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी, और उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है। अगर बात की जाए कि इसका और कौन सा नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा धातुओं का प्रयोग होने लगा था। तो सबसे ज्यादा धातुओं का प्रयोग होने के कारण दोस्तों इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है। इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम मिलता है दोस्तों। इसको सिंधु और लुप्त सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। इस सभ्यता को नगरी या शहरी सभ्यता भी बोला जाता है कि भारत की प्रथम नगरी सभ्यता रही। तो देखिएगा दोस्तों, नगरी सभ्यता को या नगरी क्रांति की सभ्यता, नगरी क्रांति की सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक व्यक्ति थे जिसका नाम है गार्टेन चाइल्ड। गार्टेन चाइल्ड एक ऐसे व्यक्ति रहे थे जिन्होंने नगरी क्रांति का एक नाम दिया या नगरी क्रांति सभ्यता का एक नाम दिया, जो देने वाले व्यक्ति ही गार्टेन चाइल्ड, जिन्होंने नगरी या शहरी सभ्यता इस सभ्यता को कहा था। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो हुई बात किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की। सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, नगरी या शहरी सभ्यता। जब इतने सारे नाम मिल गए तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है या ये सभ्यता कब से कब तक रही है। तो देखिएगा दोस्तों, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग मत दिए, लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो रहे थे, इन्होंने कहा था कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक भारत में जो सभ्यता चलती है उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तविक जो तिथि है वो कब से कब तक रही, तो जो वास्तविक तिथि रहती है दोस्तों, वो तिथि होती है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। ये वास्तविक तिथि मानी जाती है, लेकिन इन सभी तिथियों को झुटलाने वाली एक पद्धति आती है। तो देखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तविक
तिथि को जानने के लिए अमेरिका के एक रसायन शास्त्री होते हैं। रसायन शास्त्री अमेरिका के रसायन शास्त्री होते हैं जिनका नाम है जॉन लिवी, या हम उन्हें लिवी के नाम से जानेंगे। अमेरिका के रसायन शास्त्री जिनका नाम है लिवी, इन्होंने कार्बन 14 या C14 पद्धति का जन्म दिया, या C14 पद्धति की खोज की। किस व्यक्ति ने की? लिवी ने, जो क्या थे? रसायन शास्त्री थे। कहाँ रहे दोस्तों? तो वो रहे अमेरिका के, या उन्होंने क्या खोजा? कार्बन 14 पद्धति या C14 पद्धति। इस पद्धति के द्वारा कैसे हमें पता लगेगा? तो प्राचीन काल में या ऐतिहासिक काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं या कोई पदार्थ मिलते हैं, तो उस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी, उस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी, उस पदार्थ की आयु उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, इस पद्धति में कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ का क्या मापा जाएगा दोस्तों? उस पदार्थ की प्राचीनता को किस प्रकार से नापा जाएगा? तो एक पद्धति लगेगी जिसका नाम है C14 पद्धति। अगर C14 पद्धति के द्वारा किसी पदार्थ को देखा जाएगा, तो वो देखा जाएगा कि अगर इस पदार्थ में कार्बन की मात्रा कम है, कार्बन की मात्रा कम है, जितनी कम कार्बन की मात्रा होगी उसकी आयु उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब यह है कि C14 पद्धति के द्वारा पदार्थ के कार्बनिक भाग को या कार्बनिक चीज को मापा जाता है, और उसकी मात्रा जितनी कम होगी उतनी ही उसकी वस्तु की आयु या उस पदार्थ की आयु अधिक होगी, या वो इतना ही प्राचीन होगा। तो देखिएगा दोस्तों, जब इस पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की आयु या हड़प्पा सभ्यता की तिथि को खोजा, तो निकल कर आती है दोस्तों 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो ये हुई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तविक तिथि, मतलब 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक भारत में जो सभ्यता रही थी, उस सभ्यता को कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये सभ्यता इतनी प्राचीन और इतनी बड़ी रही है, या इसके इतने नाम हैं, तो ये सभ्यता का फैलाव कहां से कहां तक था, या ये सभ्यता कितने विस्तार में फैली है। तो देखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक इस देश में रहा है, या कहां से कहां तक सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, हम पहले समझते हैं कि भारत किस प्रकार से है, या भारत कैसा दिखता है। तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये क्षेत्र होता है पूर्वोत्तर, ये सिक्किम होता है, और सिक्किम के बाद में ये लद्दाख क्षेत्र वाले हिस्से को छूते हुए जम्मू कश्मीर और राजस्थान गुजरात में होकर कवर होता है। तो देखिएगा दोस्तों, भारत की हमेशा से ये वाली जो दिशा रही है, ये रही है पूर्व। ये वाली जो दिशा रही है इसको कहते हैं पश्चिम, और ये वाली जो दिशा है उत्तर, और ये वाली जो दिशा है उसका नाम है दोस्तों दक्षिण। अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक रहा, या कहां से कहां तक था। तो देखिएगा दोस्तों,
यहाँ पर एक क्षेत्र होता है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व क्षेत्र कहलाता है, जिसे वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक स्थान था जिसका नाम है आलमगीर। आलमगीर जो पड़ता है वो हिडन नदी के तट पर पड़ता है, हिडन नदी। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी क्षेत्रफल कहां से लगता है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीर में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है हिडन नदी। यहां से लेकर तो इसका पश्चिमी जो क्षेत्र पड़ेगा वो यहां पर पड़ेगा पाकिस्तान या पाकिस्तान के एक क्षेत्र जिसका नाम है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में यहां पर एक नदी होती है जिसका नाम है दास्क नदी और स्थान होता है बलूचिस्तान। तो देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी जो स्थान होगा वो होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिसका नाम है बलूचिस्तान, और जो पड़ेगा दास्क नदी के तट पर। यह होता है इस सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी विस्तार। यहां पर एक क्षेत्र होता है जिसका वर्तमान नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक स्थान है जिसका नाम है मांदा या मांडा। मांदा या मांडा चिनाब नदी के तट पर है। चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में मांदा नामक स्थान से हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी क्षेत्रफल चालू होता है। यहाँ पर दोस्तों एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में एक जिला पड़ेगा या एक क्षेत्र पड़ेगा जिसका नाम है अहमदनगर। इसी अहमदनगर के पास में एक स्थान था जिसका नाम है दाइमाबाद या जिसे देमाबाद कहा गया। तो देखिएगा दोस्तों, ये होता है दक्षिणी क्षेत्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर के दाइमाबाद या देमाबाद, जो गोदावरी नदी के तट पर है, जो गोदावरी नदी के तट पर है। ये पड़ता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्रफल। इस प्रकार से भारत के उत्तरी क्षेत्रफल से पूर्वी क्षेत्रफल तक और पूर्वी क्षेत्रफल से दक्षिणी क्षेत्रफल तक और दक्षिणी क्षेत्रफल से लेकर पश्चिमी क्षेत्रफल तक जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता है वो होता है त्रिभुजाकार। कैसा होता है दोस्तों? त्रिभुजाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकार में या त्रिभुजाकार विस्तार में फैली थी। तो पूर्वी स्थान आलमगीर, पश्चिमी स्थान बलूचिस्तान, उत्तरी स्थान मांदा और दक्षिणी स्थान दोस्तों दाइमाबाद। यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर बात की जाए कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितने किलोमीटर में फैली है या इसका कितना विस्तार था, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर में फैली है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक या कितने किलोमीटर में फैली है या कितना विस्तार रहा है, तो वो रहा है दोस्तों 1400 किलोमीटर। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का हमने विस्तार देखा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पर एक और वीडियो आपके बीच में बहुत जल्द आने वाला है। इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िएगा। हम बहुत जल्द आपके बीच में दूसरा वीडियो लेकर आने वाले हैं। ओके दोस्तों, पढ़ते रहिए सक्सेस विद बलवान के साथ और जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।